মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতবর্ষের সংবিধানের প্রতি আমি অকপট শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্वभौमत्व और संघ। नमस्कार। एक वक्त था जब बंगाल से भारत के बड़े बड़े थिंकर्स, साइंटिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट निकले। रविन्द्रनाथ टैगोर, सत्यजीत रे, जगदीश चंद्र बोस जैसे नाम सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इंस्पायर करते थे। लेकिन आज वही बंगाल अपने यूथ के लिए एक करप्ट स्टेट और एक बेरोजगार स्टेट बन चुका है। ममता बनर्जी, जिन्होंने 34 साल के लेफ्ट के शासन को खत्म करके अपने आप को सत्ता पे काबिज किया, लोगों को ये वादा करके कि वो एक नया बंगाल बनाएंगी, आज उन्हीं की राज में बंगाल जो है वो बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है। आज हम 4 ऐसे बड़े रीजंस की बात करेंगे जो बंगाल के डाउनफॉल का रीजन है, जिसकी वजह से कई लोग, कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये भी कहने लगे हैं कि 2026 में जो बंगाल में विधानसभा का चुनाव होने वाला है वो ममता बनर्जी एरा का एंड भी हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहला रीजन है डेमोग्राफिक चेंज। आज के समय में वेस्ट बंगाल के लिए सबसे बड़ा क्राइसिस पॉइंट अगर कुछ है तो वो है डेमोग्राफिक चेंज। ये सिर्फ नॉर्मल पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं है बल्कि एक प्लान्ड पॉपुलेशन शिफ्ट है जो रूलिंग पार्टी के वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से हुआ है। 2011 के सेंसस के मुताबिक बंगाल में जो मुस्लिम आबादी थी वो 27% थी, जो अभी बढ़ के लगभग 30 से 35% हो चुकी है। बंगाल के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ तो डेमोग्राफिक चेंज और भी ड्रास्टिकली हुआ है, जैसे कि मुर्शिदाबाद और मालदा में मुस्लिम आबादी 65 से 70% तक हो चुकी है। ये जो ग्रोथ हुआ है मुस्लिम आबादी की, ये नॉर्मल बर्थ रेट से नहीं हुआ है बल्कि इसके पीछे बांग्लादेश से जो इलीगल इमिग्रेंट्स बंगाल में एंटर कर रहे हैं ये उनकी वजह से हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए डायरेक्टली जिम्मेदार बंगाल की ममता बनर्जी सरकार है, जिसका जिक्र हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भी पार्लियामेंट में किया था। 150 किलोमीटर के लिए मान्यवर मैंने डीओ लेटर लिखकर 10 रिमाइंडर करे हैं, बंगाल सरकार भूमि नहीं देती। एक्चुअली ममता बनर्जी सरकार इन इलीगल इमिग्रेंट्स को इजीली हमारे देश के जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो प्रोवाइड करवा देती है, चाहे वो राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट वोटर कार्ड। जो पुलिस होती है बंगाल को वो भी इन्हें कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि हर एक इलीगल इमिग्रेंट्स जो होता है वो आगे चल के वोट बैंक बन जाता है जो कि डायरेक्टली रूलिंग पार्टी को वोट करता है। और शायद इसी वजह से ममता बनर्जी CAA और NRC का ओपनली विरोध करती हैं। खास करके NRC का तो वो बहुत ही स्ट्रांगली अपोज करती है, बहुत स्ट्रांगली वो विरोध करती हैं। We will not allow NRC in Bengal. Please remember, we are ready to give our blood, but we are not going to exclude any individual person from Bengal. क्योंकि उन्हें पता है कि अगर NRC लागू हो गया तो जितने भी ये इलीगल इमिग्रेंट्स है वो फिल्टर आउट हो जाएंगे, और अगर वो फिल्टर आउट हो गए तो ममता बनर्जी का जो बहुत बड़ा वोट बैंक है वो उनसे छिन जाएगा। इस डेमोग्राफिक चेंज का अगर सबसे बुरा असर किसी पे पड़ता है तो वो आम लोकल बंगाली जनता पे पड़ता है। वो अपने ही जमीन पर माइनॉरिटी बनने पर मजबूर हो गए हैं। बंगाल का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो भी कोलैप्स होते जा रहा है। खास करके जो बंगाल के सीमावर्ती इलाके हैं, आए दिन खबरें आती रहती है कि आज यहाँ दंगा हो गया, आज वहां दंगा हो गया, और इसके लिए जिम्मेदार पश्चिम बंगाल की सरकार है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े रीजन की, जो है इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक कोलैप्स। एक समय था जब बंगाल को भारत का इंडस्ट्रियल हब कहा जाता था, कोलकाता को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था, जहां से जूट, कोल और बाकी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है वो सिर्फ हमारे देश के बाकी हिस्सों में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाते थे। लेकिन ममता बनर्जी के आने के बाद बंगाल का जो इंडस्ट्रियल ग्राफ है, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, वो पूरी तरह से नीचे आ गया है। रीजन सिंपल है, वोट बैंक पॉलिटिक्स और एंटी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। बंगाल में इंडस्ट्रियल कोलैप्स का टर्निंग पॉइंट अगर हम किसी घटना को मान सकते हैं तो वो है सिंगूर की घटना। एक्चुअली 2006 में टाटा अपने नैनो कार का जो प्लांट है वो बंगाल में लगाना चाहती थी। अगर ये बंगाल में प्लांट लग जाता तो बंगाल में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो सकता था, थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स क्रिएट होते, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज थी बंगाल की उनको भी सपोर्ट मिलता, और यहाँ तक कि जो FDI है वो भी बंगाल में अट्रैक्ट होता। लेकिन ममता बनर्जी ने इस प्लांट का जोरदार विरोध किया, वो आंदोलन पर बैठ गई, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि टाटा को अपना ये प्लांट बंगाल से शिफ्ट करके गुजरात ले जाना पड़ा। और यही वजह है कि ममता बनर्जी के 14 साल के राज में कोई भी बड़ा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट बंगाल आया ही नहीं। एक डेटा के मुताबिक
बंगाल में जो FDI होता है वो टोटल इंडिया के FDI का 1% से भी कम है। मतलब जो स्टेट पहले इंडस्ट्रियल हब के तौर पे जाना जाता था, वहां पर अब कोई बड़ा इन्वेस्टर आना ही नहीं चाहता। इसका रीजन सिंपल है, एंटी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बंगाल सरकार की, ट्रेड यूनियंस का प्रेशर और अनस्टेबल लॉ एंड ऑर्डर। इसके लिए जिम्मेदार वहां की अपनी खुद की सरकार है। अब बात करते हैं तीसरे बड़े रीजन की, जो है लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स, स्पेशली क्राइम अगेंस्ट वुमेन। एक्चुअली ममता बनर्जी जब बंगाल की मुख्यमंत्री बनी थी तो लोगों को लगा था कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते वो बंगाल को महिलाओं के लिए सेफ स्टेट बना देंगी, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो पूरी तरह से अलग है। अब बंगाल जो है वो टॉप अनसेफ स्टेट्स ऑफ इंडिया फॉर वुमेन में से एक बन चुका है। NCRB के मुताबिक बंगाल जो है वो कंसिस्टेंटली क्राइम अगेंस्ट वुमेन के लिस्ट में टॉप 3 स्टेट्स में हमेशा शामिल होता है। हाल ही में बंगाल में 2 ऐसी घटनाएं भी हुई जिसने बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर का जो सच्चाई है वो लोगों के सामने ला के रख दिया, जिसमें से पहला था आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में हुआ रेप एंड मर्डर केस। कोलकाता के प्रेस्टिजियस आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में एक यंग वुमेन डॉक्टर का रेप कर दिया गया और उसका मर्डर कर दिया गया। और इस केस में दुख की बात यह थी कि जो बंगाल सरकार थी, ममता बनर्जी सरकार थी, वो इस केस को दबाने की कोशिश कर रही थी। सेम कोशिश जो है वो संदेश खाली के केस में भी की गई थी। एक्चुअली नॉर्थ 24 परगना के संदेश खाली में TMC के एक पावरफुल लीडर शेख शहजान पर लैंड ग्रेविंग, एक्सटॉर्शन और वुमेन सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस लगे। संदेश खाली की जो लोकल महिलाएं थी उन्होंने ओपनली मीडिया के सामने आके ये आरोप लगाया कि TMC के पावरफुल लीडर ने हमारे साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया और हमारी जमीनें भी हड़प ली गई। लेकिन इस केस को भी सरकार ने दबाने की कोशिश की। इस तरह की घटनाएं जब घटती है तो लोग इस तरह के घटनाओं के लिए ममता बनर्जी को खुद जिम्मेदार मानती है, क्योंकि वो बंगाल के चीफ मिनिस्टर होने के साथ साथ वो बंगाल के होम मिनिस्टर भी है। पुलिस सीधा उन्हीं के कंट्रोल में आती है, पुलिस किसी और के कंट्रोल में नहीं आती, किसी और नेता के कंट्रोल में नहीं आती है। और जब भी इस तरह की कोई घटनाएं घटती है तो पुलिस जो है वो आरोपी को बचाने की कोशिश पहले करती है, क्योंकि आरोपी जो होते हैं इस तरह के केसेस में वो रूलिंग पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। ममता बनर्जी ने खुद आर्जिकल मेडिकल कॉलेज की जो घटना हुई थी उस पर इनसेंसिटिव बयान दिया था। यहाँ तक कि संदेश खाली में महिलाओं ने जो आरोप लगाया था उनके लीडर के खिलाफ, उसको भी डाउन प्ले कर दिया था। और ये सारी चीजें दिखाती हैं कि बंगाल का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो पूरी तरह से पॉलिटिसाइज हो चुका है। अब बात करते हैं चौथे बड़े रीजन की, जो है करप्शन। एक्चुअली ममता बनर्जी ने 2011 में जब लेफ्ट पार्टीज को हराया था तो उन्होंने एक स्लोगन दिया था, माँ माटी मानुस का। मतलब एक करप्शन फ्री पीपल सेंट्रिक गवर्नमेंट बनाने का वादा उन्होंने बंगाल की जनता से किया था। लेकिन सच्चाई ये है कि ममता बनर्जी के 14 साल के राज में बंगाल भारत के टॉप करप्ट स्टेट्स में से एक बन चुका है। आए दिन बंगाल में बहुत सारे बड़े स्कैम जो है वो एक्सपोज होते रहते हैं, चाहे वो SSC स्कैम हो, टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम हो, या फिर म्यूनिसिपैलिटी स्कैम हो। SSC स्कैम में तो ममता बनर्जी के क्लोज एड पार्था चैटर्जी का नाम हुआ था। उन्हें ईडी ने अरेस्ट भी किया था, ईडी ने उनके घर पे छापा भी मारा था और छापे के वक्त उनके घर से 50 करोड़ रुपए कैश निकले थे। एक्चुअली बंगाल में जब भी कोई बड़ा स्कैम एक्सपोज होता है तो उसमें रूलिंग पार्टी के किसी ना किसी बड़े लीडर का जो नाम होता है वो शामिल हो जाता है। लेकिन ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर होने के नाते इस तरह के करप्ट लीडर्स की अकाउंटेबिलिटी को सेक्रीफाइस नहीं करती, बल्कि उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। ममता बनर्जी ये कहने लगती है कि राजनीति के तहत इस तरह की कार्रवाई उनके बड़े नेताओं पर की जा रही है, लेकिन वो ये नहीं सोचती कि ये जो करप्शन है वो बंगाल के यूथ है उनको बेरोजगार, किसानों को गरीब और बड़े इंडस्ट्रीज से उनको बंगाल से दूर करने का रीजन बन जाता है। और इन सब के लिए जिम्मेदार ममता बनर्जी की सरकार का वो करप्ट सिस्टम है जो शुरू तो हुआ था माँ माटी मानुस के स्लोगन के साथ, लेकिन खत्म हुआ मनी माफिया और माइनॉरिटी वोट बैंक पर आके। तो ये थे वो 4 बड़े रीजन जो बंगाल को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। एक्चुअली ममता बनर्जी ने 2011 में बंगाल के लोगों को ये सपना दिखाया था कि वो एक नया बंगाल बनाएंगी, एक करप्शन फ्री बंगाल बनाएंगी, वो बंगाल को उसकी पुरानी पहचान वापस दिलाएंगी। लेकिन सच्चाई ये है कि ममता बनर्जी के 14 साल के शासनकाल में बंगाल को क्या हासिल हुआ? इंडस्ट्रीज बंगाल को अवॉइड करती हैं, वुमेन्स बंगाल में सेफ नहीं है, उनके अपने पार्टी के नेता करप्शन करते हैं और डेमोग्राफिक चेंज बंगाल की अपनी खुद की आइडेंटिटी को बर्बाद कर रही है। तो सवाल ये उठता है, क्या बंगाल ने कम्युनिस्ट रूल से छुटकारा पाया या फिर एक और बड़ी बर्बादी को अपनाया? ममता बनर्जी महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी बंगाल की महिलाओं को इंसाफ नहीं दिला पाई, अपने राज्य के युवाओं का फ्यूचर लूटने से बचा नहीं पाई, अपने राज्य के जमीन को इलीगल इमिग्रेंट्स और अपने करप्ट नेताओं से बचा नहीं पाई।
और यही वजह है कि कई लोगों ने, कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने ये कहना शुरू कर दिया है, क्या 2026 में होने वाला विधानसभा चुनाव ममता बनर्जी के एरा का अंत का चुनाव होने वाला है। आपके इसके बारे में क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।